संघवाद का सबसे बेसिक बात क्या है? संघवाद का सबसे बेसिक मेन बात। विभिन्न स्तर की सरकार। हाँ चलिए ठीक है। और संघवाद का अपोजिट क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक, ये भी देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि संघवाद का जो गठन होता है वह दो प्रकार से होता है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से जो संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था है वह दो तरीकों से गठित हुई है। उन दो तरीकों का मतलब वो क्या क्या है? साथ आकर संघ बनाना। हाँ कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। हाँ, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर अंग्रेजी में। हिंदी में साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने में सबसे प्रमुख बात क्या है? राज्य सरकारें पहले से होती है, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य होते हैं और वो सब आकर एक होकर हाँ, फिर एक संघ का निर्माण राज्य करते हैं। ज्यादा शक्तिशाली तो अधिक शक्तिशाली राज्य होगा, क्योंकि जो पहले से होगा, जो अपना पावर दूसरे को देगा, तो देने वाला हमेशा शक्तिशाली होता है ना। तो राज्य अपना पावर से केंद्र बनाती है, इसलिए राज्य अधिक शक्तिशाली है। जिसके एग्जाम्पल है आपके यूएसए। यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जहाँ पहले से जो है राज्य थे, उन्होंने मिल करके जो है अमेरिका बनाया। और सेकंड प्रकार क्या होता है? इसमें एक केंद्र सरकार या एक बड़ा देश पहले से होता है और बाद में अपनी शक्तियों को छोटे छोटे राज्यों में बांट देता है। हाँ, तो इस विधि को क्या बोलते हैं? राज्यों को बांधे इसलिए रखना। होल्डिंग टुगेदर, राज्य को हाँ, बांध कर रखना। और अंग्रेजी में बोलते हैं होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है ना पकड़ के रखना। तो केंद्र सरकार ही राज्यों को होल्ड करती है, मतलब पकड़ती है, अपना पावर देती है उनको। एक अंतर यह है कि तरीके में प्रांत सभी समान होते हैं, लेकिन दूसरे तरीके में ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्यों को, कुछ प्रांतों को विशेष अधिकार दिए जाएं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर अभी भी ऐसा मत समझो कि केंद्र शासित हो गया तो बिल्कुल उसका ये है, अभी भी थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस है उसका। और आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व, वहां पर आप सिक्किम, सिक्किम का मुझे पता है उसका एक विशेष अधिकार है, सिक्किम का। नागालैंड का भी विशेष अधिकार है। तो कुछ राज्यों को विशेष विशेष अधिकार या विशेष व्यवस्था होती है वहां पर। अब आइए आप नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है भारत में संघीय व्यवस्था, है ना। तो भारत में संघीय व्यवस्था, इसमें आपको यही देखना है कि केंद्र और राज्य के बीच, क्योंकि रूप से संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो अधिकार होते हैं वो किस प्रकार से बांटे जाते हैं। क्योंकि संघीय व्यवस्था का एक खास बात यह भी है कि उसमें आपने देखा, पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसमें था कि विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र होते हैं और सब अपना अपना अधिकार क्षेत्र में अपना काम करता है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। तो यह चीज कैसे गारंटी दिया जाता है कि केंद्र का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, राज्य का क्या अधिकार क्षेत्र होगा? इसके लिए हम लोग संविधान में जो है सारा कुछ निश्चित कर देते हैं। तो संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान होता है कि केंद्र के अधिकार में क्या क्या बात आएगी, राज्य के अधिकार में क्या क्या बात आएगी। इसके लिए संविधान में 3 सूचियां हैं। आज उसी सूची का जिक्र करना है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, किताब में भी दिया है। संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्य के बीच अधिकार का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची,
और तीसरा है समवर्ती सूची। अब इन तीनों सूचियों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, है ना। संघ सूची में क्या होता है? डिफेंस संघ विभाग का सूची ये में सब केंद्र रहता है। सरकार नहीं, कानून पहले संघ बनाएगी। सूची का मतलब बताना है ना। संघ सूची का अर्थ क्या हुआ? संघ सूची का अर्थ हुआ ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है या जिसके विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है ना। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। दूसरा है राज्य सूची। नाम से ही जाहिर है, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और देखो, तुम लोग को एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा कि क्यों संघ सूची में कुछ खास विषय रखे गए हैं। जैसे आप देखिए, संघ सूची का पहले देखो क्या क्या विषय है उसमें। सर बैंकिंग, संचार, मुद्रा। हाँ, डिफेंस। ये ऐसी चीजें हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है इसमें, यह पूरे देश का मामला होता है। नेशनल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ या नेशनल डिफेंस से जुड़ा हुआ, जहां पर पूरे राष्ट्र की बात होगी तो वह चीज संघ सूची में ही आ सकती है ना। तो यह एक हो गया संघ सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं वो स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं या क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें देखो जैसे क्या है, लोकल गवर्नमेंट से संबंधित या जो किसी एक राज्य के अधीन जिसका मामला चलाया जा सकता है, वह सब चीजें हैं। जैसे कृषि, है ना, व्यापार, वाणिज्य, ये सब हैं आपको। और तीसरा तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है? सर इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। बिल्कुल सही। तो इसके विषय भी तुम लोग देख लो, ये कुछ ऐसे विषय हैं। अभी तुमको पता है केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। शिक्षा का पॉलिसी आया है ना। यस सर। तो उसमें क्या है कि अब केंद्र सरकार तो ले आई, अब उसको राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो कानून में, दोनों का कानून में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि समवर्ती सूची का मामला है। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई कानून राज्य ने बनाया शिक्षा पर और कोई कानून केंद्र ने बनाया और दोनों कानून में टकराव हो गया, तब क्या होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। हाँ, सेंट्रल, बिल्कुल सही। तो यह सब आपको समवर्ती सूची हो गया। इसका आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। केंद्र 3 सरकार। कॉलम बना होता है, तीनों कॉलम में संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची लिख कर तीनों कॉलम का मुख्य मुख्य बात अंतर के रूप में भी आता है ऐसे प्रश्न, है ना। संघ और राज्य सूची में क्या अंतर है, या समवर्ती सूची और संघ सूची में, इसलिए उस तरह से कॉलम बना के कर सकते हैं। अब कहता है कि कोई ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो तीनों में किसी में नहीं आया हो। कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा टॉपिक जो तीनों सूची में नहीं है, वैसे टॉपिक को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची। हाँ, अवशिष्ट सूची नहीं है, उसका कोई लिस्ट है ही नहीं। मेरा बात समझिए, सूची का तो मतलब हो गया आपने उसमें लिस्ट कर दिया, लिस्ट में नाम डाल दिया, लेकिन जिनका नाम ही नहीं है वो लिस्ट से बाहर है। बात समझ रहे हैं? उनका किसी लिस्ट में जिक्र नहीं है, तो उसको हम अवशिष्ट विषय बोल सकते हैं। अवशिष्ट सूची तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। वो बचे हुए विषय हो गए जिनका कहीं नाम नहीं है, बाकी बचे हुए विषय। तो उन पर भी कौन बनाएगा कानून? केंद्र सरकार। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम, जब संविधान बना था तो साइबर क्राइम का कोई बात नहीं था, तो वह किसी सूची में नहीं था। तो इस तरह से कोई विषय जो कि नहीं है उसमें वर्णन, तो वह सब केंद्र सरकार के अधीन में आता है। अब चले आइए, कुछ राज्यों में जो है विशेष प्रावधान है, वह कैसे है, किस प्रकार से है,
इसमें आपको जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया है, जो हालांकि लागू नहीं होता है, लेकिन किताब में जो है उसी चीज को आगे चलाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से जो है विशेष प्रावधान है ना। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रांत होते हैं, प्रांत तो क्या, केंद्र शासित प्रदेश उनको कहा जाता है, जहां पर डायरेक्ट केंद्र सरकार ही रूल करती है। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन का अधिकार पूरा केंद्र सरकार को है, क्योंकि उसको राज्य का दर्जा ही नहीं है, तो केंद्र सरकार ही उसका ये करेगी। अब इसमें एक बात है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वह हमारे संविधान की बुनियादी बात है। किताब में लिखा है कहीं पर कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। कैसे, आप कैसे कर सकते हैं? बुनियादी बात का अर्थ क्या होता है बताइए। मूलभूत। हाँ ठीक है, मूलभूत सही कहा। मतलब कोई ऐसा चीज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं आसानी से, उस चीज को बुनियादी बात कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को जो है चेंज करना आसान नहीं है। इसको अगर चेंज करता तो केवल संसद से काम नहीं चलेगा। संसद में भी लोकसभा राज्यसभा दो होती हैं, तो दोनों सदन के 2/3 बहुमत से इसको पास होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की विधानसभा भी उसको पास करना होगा, तब जाके बुनियादी बात में हम अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बात हो गया। फिर कहता है कि यदि कोई भी कारणवश विवाद हो गया, तो ये तो आपको पहले ही पता है, विवाद होने में लोग कहाँ जाएंगे यदि किसी भी तरह का विवाद हो गया तो? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है, और संविधान से संबंधित यदि कोई मसला आ गया, कोई विवाद का सरकारों के बीच, उसको भी वो लोग देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक देखो तो क्या लिखा है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? हाँ, ये टॉपिक को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है लिखा है, लेकिन वास्तव में यह टॉपिक भारत के लिए है। आप चाहें तो इस टॉपिक को ऐसा भी कर सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, या भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से सफल हुई है। बात समझ में आ रही है? इसमें हम लोगों को देखना होगा कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। हम लोग यह मान के चलेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। तो यह अच्छी प्रकार से चल रही है कैसे? इसके लिए हमको 3 आधार देना होगा। हम 3 प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था सफल है। ठीक है, संघीय व्यवस्था की सफलता, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता, टॉपिक का तो सही नाम यही है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता। और इसके लिए 3 बातें हैं। 3 बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है। नंबर 1, भाषाई राज्य। भाषा नीति। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह केंद्र राज्य संबंध।
इन 3 बातों की जांच करते हैं हम लोग। These are the 3 tests upon which we can judge whether this federal system is successful or not in India. इन 3 आधार पर हम जांच करके बताते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था सफल है। नहीं का बात नहीं आएगा इसमें आप यही मान के चलिए कि भारत में संघीय व्यवस्था सफल है। बुक में विवाद का गुंजाइश नहीं दिया है, बुक में यही लिखा है भारत में संघीय व्यवस्था सफल है। कैसे? उसका प्रमाण देने के लिए ये 3 आधार है। भाषाई राज्य, इंग्लिश में भाषाई राज्य को क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट। वे राज्य जिनका गठन भाषा के आधार पर किया गया है। आप किसी राज्य का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो भाषा के आधार पर बना हुआ है? यस सर, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, सर नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक। चलो झारखंड। सर साउथ में, ठीक कहा, तमिलनाडु, कर्नाटक। कौन सा? सर साउथ में मतलब बहुत सारे हैं सर ऐसे राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के ये सब। हाँ, मुख्य रूप से आपको बता दें, जब भारत देश आजाद हुआ था तो इस प्रकार के राज्य तो थे नहीं। उनका कैटेगरी राज्यों का जो है वो तो अंग्रेजों द्वारा किया गया है ना। कुछ प्रेसिडेंसी स्टेट थे, कुछ प्रिंसिली स्टेट्स थे, और कुछ और भी कई प्रकार के स्टेट्स थे, अलग अलग श्रेणियों के स्टेट्स थे। तो वो सब स्टेट भारत में आ गए। फिर भारत सरकार ने अपने हिसाब से जो है राज्यों का ये कर दिया कि उसमें सरकार ने ये ध्यान नहीं रखा कि किसी एक भाषा के लोग एक राज्य में हैं। इस बात का सरकार ने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, अपने हिसाब से, ऐतिहासिक हिसाब से जो राज्य जिस तरह से अंग्रेजों से मिले वे उसी तरह से थे। लेकिन अनेक राजनेताओं ने यह मांग की कि एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक राज्य होना चाहिए। खास करके दक्षिण भारत में यह मांग बहुत ज्यादा उठी, और उसमें आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा मांग उठी कि जो लोग तेलुगु भाषा बोलने वाले हैं उन लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों मिला के एक ही राज्य था, मद्रास स्टेट हुआ करता था, है ना। तुम्हारे बुक में एक मैप भी दिया है कि 1947 का भारत कैसा था। तो उस मद्रास स्टेट में फिर एक हैदराबाद नाम से एक स्टेट हुआ करता था। तो इस तरह से थे। तो लोगों ने मांग की कि हमें ऐसे राज्य चाहिए जिस राज्य में एक भाषा के लोग ज्यादा संख्या में रहें। भारत सरकार इस बात के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्य को बांट देंगे तो कल हो सकता है कि ये राज्य एक दूसरे से अलग भी हो जाएं, क्योंकि उनको लगेगा क्या एक भाषा के बोलने वाले का एक राज्य तो बन ही गया है, कल उनको अलग देश भी बना लो, है ना। तो सरकार को लगता था कि इससे देश की एकता खतरे में आ सकती है, इसलिए सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन बाद में जब यह मांग बहुत प्रबल हो गई तो सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य को बना दिया। 1956 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके द्वारा जो है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का फिर से गठन किया गया। तो इसी क्रम में जो है तुम लोग देखते हो कि दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर इधर गुजरात, महाराष्ट्र और भी राज्य हैं, यहाँ तक कि बिहार, बंगाल का भी फिर से सीमांकन हुआ। तो यह सब भाषा के आधार पर हुआ। ये तो एक बात हो गई कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। तो इससे संघीय व्यवस्था कैसे सफल है, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है कि भारत में संघीय व्यवस्था सफल हो गई। तो बताइए राज्य बनाने से संघीय व्यवस्था कैसे सफल हो गई, कोई बताइए। सर लिंग्विस्टिक बनाने से ये हो गया कि सर मतलब जो दूसरे जो हिंदी भाषी नहीं थे सर उन लोग पे कोई ऐसा मतलब बहुत ज्यादा
ऐसा नहीं करा, उन लोग का कल्चर को सर वो बचा हुआ रह गया, इसके कारण बहुत ज्यादा विवाद नहीं हुआ सर। तो ऐसे में मतलब स्टेबिलिटी आई सर इसमें गवर्नमेंट में। देखो ये बात भी है कि जो लोगों की मांग थी, अगर आप उनकी मांगों को पूरा कर दिए तो उससे उनको अच्छा लगा कि हाँ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे हिसाब से राज्य बनाए हैं, तो उस राज्य के निवासियों को भी ठीक लगा, है ना। और उनको लगा कि अब हम अपना काम चलाएंगे इस देश के अंदर में, हमें यहाँ शांति नहीं होगी इस देश में, है ना। एक तो ये हुआ कि वो देश के साथ में उनको लगा, एकता का भाव आया, जबकि पहले सरकार उल्टा सोचती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए उससे देश एकीकृत हुआ। और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे प्रशासन चलाना सुविधाजनक हो गया। मान लीजिए कि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। तमिल। तमिल भाषा बोलते हैं। तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग सपोज कीजिए कि 2-3 राज्यों में बिखरे हुए रहे, तब क्या होगा? जिन जिन राज्यों में वो लोग रहेंगे उस राज्य को तमिल भाषा के लिए भी कुछ काम करना होगा, प्रावधान करना होगा। फिर लोगों को भी, मान लो कि कुछ तमिल लोग हैं किसी ऐसे राज्य में हैं जहाँ पे ज्यादा संख्या में तमिल नहीं है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक राज्य के निवासी यदि ज्यादातर एक ही भाषा के हों तो उनको अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में आसानी होगी या नहीं होगी? इस बात को समझते हैं आप? आसानी होगी। तो तमिलनाडु में जो है तमिल लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, वो आराम से तमिल में लिखेंगे, क्योंकि उनके अधिकारी भी तो तमिलनाडु के ही हैं, सब लोग समझ जाएंगे। राज्य सरकार जो पढ़ाई की व्यवस्था करेगी स्कूल में, तो एक भाषा, जैसे आपको पता है उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा में उड़िया चलती है, वहां के सभी जगह एक भाषा के लोग हैं, एक राज्य है, वहां उड़िया लैंग्वेज हो जाता है। तो इससे प्रशासन चलाने में भी आसानी होती है। तो यह एक भाषाई राज्य में मतलब इससे सफलता की बात हो गई कि इससे जो है देश अधिक एकीकृत और मजबूत हुआ और प्रशासन भी ज्यादा सुविधा ढंग से चलने लगा। तो यह हुआ भाषाई राज्य का लाभ, और इसके वजह से संघीय व्यवस्था सफल हो गई। ठीक है ये टॉपिक। अब चले आइए आगे। आगे सेकंड पॉइंट क्या है? भाषा। भाषा नीति, इसको कहते हैं लैंग्वेज पॉलिसी, सरकार का लैंग्वेज पॉलिसी। तो जब देश आजाद हुआ था तो बहुत संविधान में चर्चा हुई कि भारत में कौन सी भाषा को अपनाया जाए, क्योंकि भारत में तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और अंग्रेज लोग भारत में ही अंग्रेजी को भी छोड़ के गए थे। तो अब कुछ लोगों ने तो कहा अंग्रेजी को ही अपना लीजिए देश में, कुछ लोग कहे हिंदी को अपना लीजिए, कुछ लोगों ने कहा संस्कृत को अपना लीजिए। हर लोग का अपना अपना मत था इसमें। तो भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा तो बनाया, ठीक है, आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा माना गया, ठीक है। लेकिन जो अन्य भाषाएं होती हैं उनको भी संविधान में आदर दिया गया, उसका दर्जा दिया गया, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं, अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, ठीक है। तो भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 22। 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं को जो है सरकार ने अनुसूचित श्रेणी में रखा। 8वां अनुसूची है देश का, उसमें जो है 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं में जो भाषाएं शामिल हैं, उस भाषा को जो है एक विशेष दर्जा हो गया। वह यह कि उस भाषा में आप कोई एग्जाम लिख सकते हैं, सरकार
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।